चैप्टर 2 करते हैं हम लोग आज, क्योंकि चैप्टर 2 में ना थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान के अंदर डिफरेंस को समझने में। तो हमारा काम यह है कि आज हम लोग चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम को डिस्कस कर लें, क्योंकि एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। और बच्चों को ना ऑडिट प्रोग्राम तक तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी के अंदर और प्लानिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज कुछ ऐसा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये डाउट है कि स्ट्रेटेजी और प्लान हम ऑडिट में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखो, ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है ना वो ब्रॉड है, ब्रॉड ऑडिट स्ट्रेटेजी ब्रॉड है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी डेवलप होता है, सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर स्ट्रेटेजी डेवलप करेगा, उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे प्लानिंग होगी, फिर ऑडिट प्लान होगा और प्लान के बेसिस पे हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। फिर ऑडिट प्रोग्राम की बात होगी। अब समझना है ध्यान से, देखो, स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हमें अपने ऑडिट को, मेरे ऑडिट में मेरी क्या नीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, मतलब मुझे ये ऑडिट कितने टाइम में खत्म करना है। ब्रॉड ब्रॉड मुझे ये ऑडिट कितने टाइम में खत्म करना है, मैं इस ऑडिट पे कितने लोगों को भेजूंगा, जो लोग मेरे ऑडिट पे जाएंगे उसमें कितने ऐसे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद ऑडिट सैंपलिंग करेंगे। अनुज, ये पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा डाउट ना यहाँ पे भी आता है, तो उसको कवर करके उसके बाद फिर सैंपलिंग भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जब भी हम लोग ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, देखिए, स्ट्रेटेजी हमको ये सिखाता है कि कुछ ऐसी नीति बनाएं, कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि आप अपना काम टाइम से खत्म कर लें, कम पैसे में खत्म कर लें और इफेक्टिव तरीके से खत्म कर लें। मतलब ऑडिट को इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कवर करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब देखिए, स्ट्रेटेजी ना ब्रॉड है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे हमेशा आप इसके अंदर डिफरेंशिएट करिएगा। नंबर 1, मुझे मई 2023 में एग्जाम देना है सीए इंटर का, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। उस एग्जाम के बाद मैं कहीं घूमने जाऊंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मतलब स्ट्रेटेजी हमारे प्लानिंग का सबसे ब्रॉड पार्ट होता है। प्लानिंग शुरू ही स्ट्रेटेजी से होता है। मतलब स्ट्रेटेजी में हम कह सकते हैं मोटा मोटा, ब्रॉड, मैं सीए करूंगा, मैं कॉलेज करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो देखिए, मैं इस ऑडिट को, अब ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं। देखिए, मैं ऑडिट को 6 मंथ में कवर करना चाहता हूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। लेकिन 6 महीने में खत्म करना है, पैसे भी कम लगने चाहिए और क्वालिटी रिपोर्ट भी बन जाए। तो 6 महीने में खत्म करना है, तो स्ट्रेटेजी कहती है कि सुनो, कितने लोगों को लेके जाओगे। मतलब याद करो, हमने कहा था ना, स्ट्रेटेजी में हम लोग देखते हैं क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम कितने लोगों को लेके जाएंगे
अब जितने लोगों को हम लेके जाएंगे उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो क्वालिटेटिव होने चाहिए। अब सारे मैं फर्स्ट ईयर आर्टिकल को लेके चला जाऊंगा तो काम थोड़ी ना होगा। कुछ ऐसे बंदे भी तो चाहिए, कुछ ऐसे लोग भी तो चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। तो अगर मुझे इस ऑडिट को 6 मंथ में खत्म करना है तो नंबर 1, टीम मेरी कितनी बड़ी होगी, क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, कितने लोग ऐसे चाहिए उस टीम में जिसकी जो क्वालिटेटिव हो, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो, प्लस इनका मैनेजमेंट, भेज के छोड़ तो नहीं दूंगा ना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो स्ट्रेटेजी ना सबसे ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब मोटा मोटा, अभी आपको क्लियर पिक्चर नहीं है। अब प्लानिंग क्या कहता है, प्लानिंग कहता है कि देखो आपने अपनी टीम डिसाइड कर ली, स्ट्रेटेजी में आपने क्या डिसाइड कर लिया, टीम डिसाइड कर ली। अब बताओ ए से तुम क्या करवाओगे। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि आपने लोगों को वहां भेज दिया तो उनको मैनेज भी तो करोगे, क्या काम किसको करना है, कैसे करना है। तो मैनेजमेंट, सिर्फ लोग को भेज देने से तो काम चलेगा नहीं, हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज भी तो करना होगा। अब देखो मैंने कहा ए से मैं फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन कराऊंगा। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूं, याद रखिए मेरा स्ट्रेटेजी खत्म हो गया। स्ट्रेटेजी में हम सिर्फ एक टाइम फ्रेम में ऑडिट को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि याद रखिए ऑडिट इज अ टाइम बाउंड जॉब, और मुझे ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करनी है, सबको पता है। क्वालिटी मेंटेन तभी होगा जब हम रिसोर्सेस को इस तरीके से डेप्लॉय करेंगे जहां क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एक बैलेंस रहे, है ना। मैं कहता हूं कि देखो मैं बहुत अच्छा ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा, 10 लाख रुपया खर्चा लगेगा, अरे नहीं, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम कॉस्ट। अब देखो, अब मैंने कहा कि ऑडिट पे ना 6 लोग जाएंगे, ठीक है ना, ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि ये ऑडिट मैं 6 लोगों से खत्म करूंगा। अब उन 6 लोगों से मैं क्या काम कराऊंगा, ये मेरा प्लानिंग है। अब अगला स्टेप मैंने कहा, ए क्या देखेगा, फिक्स एसेट देखेगा, बी क्या देखेगा, इन्वेंट्री देखेगा, सी लायबिलिटी देख लेगा, डी मेरा एक्सपेंस देख लेगा, ई मेरा इनकम देख लेगा, एफ मेरे लीगल कंप्लायंसेस देख लेगा, है ना। ये मेरी प्लानिंग है। प्लानिंग ना स्ट्रेटेजी का एक, पहले स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं अपना ऑडिट 6 लोगों से करूंगा, 6 महीने में खत्म कर लूंगा। अब वो 6 लोग करेंगे क्या, ये मैं प्लानिंग में डिसाइड करूंगा। आता है समझ में। मैंने प्लान किया कि ए क्या करेगा, फिक्स एसेट देखेगा, बी क्या करेगा, इन्वेंट्री चेक करेगा, सी क्या देखेगा, लायबिलिटी चेक करेगा, डी क्या देखेगा, एक्सपेंसेस देखेगा, ई क्या देखेगा, इनकम। इस तरीके से बांट दिया। अब प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, और आगे चलो। प्रोग्राम में बताइए, प्लानिंग में मैंने ए को क्या दिया था, अब वो फिक्स एसेट्स में क्या देखेगा, एग्जिस्टेंस देखेगा, ओनरशिप देखेगा, वैल्यूएशन देखेगा। ये प्रोग्राम में लिख के दिया जाता है। प्रोग्राम क्या है, डिटेल वर्क, कि मुझे अगर फिक्स एसेट्स देखना है तो मैं फिक्स एसेट्स में क्या देखूं। देखो तीनों में लिंक देखो, ये अगर लिंक समझ में आ गया ना तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। स्ट्रेटेजी, मुझे अपने ऑडिट को क्या डायरेक्शन देना है, मैं अपना ऑडिट कैसे करना चाहता हूं। तो मैंने कहा मैं इस बार इस कंपनी के ऑडिट पे 10 लोगों के साथ जाऊंगा। बिल्कुल, हम ओवरऑल एक ब्रॉड, हम कौन क्या करेगा ये प्लानिंग स्टेज है। हमने कहा 10 लोग जाएंगे, 6 महीने में काम खत्म करके जाएंगे। 5 लोग नए होंगे, 5 लोग पुराने होंगे। इससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट भी इफेक्टिवली कम रहेगा। ये हो गई स्ट्रेटेजी। अब आ जाओ सेकंड, अब 10 लोग में से कौन कौन क्या करेगा, ये मेरा प्लानिंग स्टेज है। अब उस जो काम दिया गया उसमें वो क्या अजर्शंस चेक करेंगे। मतलब प्रोग्राम में क्या होता है, आपको ये बता दिया जाता है कि भाई तुमको फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीजें चेक करनी है, आपको इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें चेक करनी है। इस तरीके से आता है समझ में। इसको ना बंद कर दे कुंडी को।
सर ऑडिट की समरी बुक कब मिलेगी? ऑडिट का क्वेश्चन बैंक मिल गया, ठीक है, क्वेश्चन बैंक मिल गया। अब जैसे जैसे रिवीजन हो रहा है वैसे वैसे समरी बुक मिल जाएगी। देखा था आप लोगों ने? आज मैं गलती से सेकेंड चैप्टर लाना भूल गया, नहीं तो मैं उसी से पढ़ाता। हाँ 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 हाँ, जैसे से मैं करा रहा हूं देता रहूंगा, ठीक है। बुक नहीं दूंगा मैं, नहीं बुक नहीं दे पाएंगे यार, देखो। हाँ कॉपी करा लेना आप लोग, 1-2 सेट दे दूंगा मैं। तो देख, फिजिकल मोड में तुम लोगों को कल इंटीग्रेटेड केस लॉज मिल जाएंगे, ये मैं आज दे के आ गया हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक के साथ ही मैंने दे दिया था, बट वो इन लोगों से रह गया, वो नहीं करा पाए। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज ले लो, इंटीग्रेटेड ले लो। समरी बुक आप अपनी एक दो हार्ड कॉपी में दे दूंगा, जो बच्चे टेस्ट देने आओगे ना उस दिन, तो 2-4-5 दे दूंगा मैं हार्ड कॉपी, आप उससे करा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर लो। तो देखो पहले तीनों में डिफरेंस बताओ, क्योंकि बता रहा हूं सबसे ह्यूज डिफरेंस इस चैप्टर में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। याद रखिएगा, जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये ब्रॉड होती है, ये ब्रॉड होती है। इसमें हम क्या करेंगे डिसाइड नहीं करेंगे, हम अपने रिसोर्सेस को यूज करने की बात करते हैं, अपने रिसोर्सेस को यूज करने की बात करते हैं। आइए देखिए, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन बैंक से इसको पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कि आपका क्वेश्चन बैंक कवर हो जाए। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर मैं आज थोड़ा सा सैंपलिंग भी कराना है, वो भी करा दूंगा। देखिए, क्योंकि आप डिटेल पढ़ चुके हो ना, तो इसीलिए समरी समझ में आ रही है। अगर डिटेल नहीं पढ़ा होता ना, समरी के पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते। ठीक है, ठीक है। चलिए देखो, मैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस कवर करता हूं। कहता है कि एन एडिक्यूट प्लानिंग बेनिफिट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस। कहता है ऑडिट प्लानिंग के फायदे क्या हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। एन एडिक्यूट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताइए। अब देखो, ये चाहता तो इसकी जगह ना एडवांटेजेस पूछ देता आपसे, लेकिन उसने एडवांटेजेस नहीं पूछा, उसने थोड़ा स्टेटमेंट दे दिया। अब जो बच्चा समझ गया वो तो लिख देगा, जो नहीं समझा वो कहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आया। देखो क्या कहता है, एन एडिक्यूट प्लानिंग बेनिफिट द ऑडिट। बताइए, अगर है कि हम सही तरीके से प्लानिंग कर लें तो क्या ऑडिट में उसका फायदा नहीं होता? वही फायदा हम लोगों को डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों को समरी में लिखवाया भी है। सुनो, मैं तुम लोगों को समरी में भी क्या दूंगा, देखो तुम अगर बोल रहे हो ना कि अच्छी है, वो समरी वही है जो क्लास के अंदर मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है, उसी कॉपी का मैंने टाइप करा दिया है। ध्यान देना इस चीज को। आप अगर घर पे भी जाके चैप्टर वाइज देखोगे ना, तो ये वही है जो क्लास में आप लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है, ठीक। तो बताइए, अगर आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर खोला हुआ है, जितने बच्चे लाइव हो, आप सेकेंड चैप्टर में जाके देखो, पहला पॉइंट ही यही होगा, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। बताइए, ऑडिट प्लानिंग के कुछ फायदे नहीं है क्या? याद करो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप ऑडिट प्लान कर लेते हो ना, तो जो मटेरियल है वो हमसे मिस नहीं होता। ऑडिट में हमारा कंसंट्रेशन किसके ऊपर होता है? मटेरियल चीजों के ऊपर। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया लिखा होगा वहां पे, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया। अगर हम प्लानिंग करके ऑडिट करने जाएंगे तो जो मेरा इंपॉर्टेंट एरिया है, बताइए इंपॉर्टेंट एरिया किसको बोलोगे? जो सिग्निफिकेंट है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सोचिए, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके ना जाएं और वो एरिया हमसे मिस हो जाए, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दे सकते हैं? तो कहता है, देखो, टू एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट अटेंशन इज डिवोटेड टू इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट। अगर हम एक प्रॉपर प्लान बना लें तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो हमसे मिस नहीं होगा, हम उस पर अपना टाइम अटेंशन डिवोट कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? दिस इज डन थ्रू फॉर्मल रिटन ऑडिट प्लान, laying down the objective and the procedure to be followed in order to meet those objectives। तो कहता है कि पहला फायदा तो यही है कि अगर आपने ऑडिट प्लानिंग कर रखी है तो जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो हमसे मिस नहीं होगा। दूसरा देखिए, टू फैसिलिटेट रिव्यू,
कहता है कि अगर आपने ऑडिट प्लान कर रखा है, वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू स्टाफ विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। बताइए, इसको हम कह सकते हैं सिलेक्शन टू ऑडिट टीम। आप लोग नोट्स में लिखे होंगे सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम। अगर मैं प्लानिंग करूंगा तभी तो मैं देखूंगा ना कि मुझे कौन से लोगों को कहां लगाना है। मैं इन्वेंट्री में उन्हीं लोगों को डिप्लॉय करूंगा जिन्होंने इन्वेंट्री पे पहले काम किया है। मैं कैश में उसी आर्टिकल को, उसी एसोसिएट को डिप्लॉय करूंगा जिसने कैश के ऊपर पहले से काम किया हुआ है। तो प्लानिंग करेंगे तभी तो होगा। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो एक्स को मैं वाई वाला काम दे दूंगा, वाई वाले को जेड वाला दे दूंगा, और वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कौन कौन क्या काम कर सकता है, हमें प्लानिंग से फायदा होता है कि हम एलोकेशन ऑफ वर्क अच्छे से कर पाए। वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू ए स्टाफ विद इन द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। ऑल वर्क शुड बी प्रॉपरली सुपरवाइज एंड रिव्यू बाय सीनियर मेंबर ऑफ स्टाफ। और यह भी फायदा हो जाता है कि अगर मुझे प्लानिंग स्टेज पे ही हमने अगर कह दिया कि कौन सा काम कौन करेगा, तो बताइए सुपरविजन और कंट्रोल में भी तो हेल्प करेगा। जैसे मान लो मैंने रामलाल को कहा कि तुम इन्वेंट्री चेक करोगे, और मुझे मालूम है कि रामलाल को मैंने इन्वेंट्री का काम दिया है, तो मैं रामलाल को अकाउंटेबल ठहरा सकता हूं ना कि तुमको मैंने कहा था कि तुमको इन्वेंट्री देखना है। कहता है टू एंश्योर पोटेंशियल प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड। जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आप थोड़ा आगे की सोचते हो, और आपने जब रिस्क असेसमेंट किया होगा, जब आप याद करो हम लोग सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो जब मैं आरएपी कर रहा था तो उस टाइम जो मुझे जहां पे भी मिस स्टेटमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, जहां पे भी रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, अब मैं अपने प्लानिंग में उसको कवर करूंगा। तो कहता है कि द ऑडिटर मस्ट इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मटेरियल हाई रिस्क एरिया। ये प्लानिंग में ही तो डिसाइड होगा। छोटे छोटे काम में बताइए, आप अपने मेन बैट्समैन को 8 डाउन और 9 डाउन तो नहीं भेजोगे ना, उसको आप टॉप ऑर्डर में भेजोगे। ये प्लानिंग होती है टीम की, है ना। तो कहता है कि प्लानिंग से ये भी फायदा होता है कि जहां पोटेंशियल प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, और मैं अपने टीम के लोगों को इस तरीके से डिप्लॉय करता हूं कि जो हाई रिस्क एरिया है वहां मैं सबसे क्वालिटेटिव रिसोर्सेज को भेजूंगा, और जहां रिस्क कम है वहां पे मैं क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज को भी भेज सकता हूं। टू असिस्ट इन प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क, दिस may be to member of the audit team or to experts or other auditor. It helps the auditor to proceed in timely and। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई रजनीकांत नहीं है, हमको अपने ऑडिट में ना कई बार दूसरे एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व करना होता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, मान लो एक्चुअली वैल्यूएशन, कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए किसी लॉयर का एडवाइस लेना। अब सोचो आप प्लानिंग स्टेज पे ही तो डिसाइड कर लोगे ना कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां मुझे दूसरे एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए और मुझे उस एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कहता है कि प्लानिंग से ये भी फायदा होता है कि आपको कहां कहां पे कौन से लोगों की मदद लेनी है, आप पहले से ही लिख के तैयार रहते हो कि बाद में वो इग्नोर ना हो पाए। और बताइए कोऑर्डिनेशन, अगर सबका काम सबको अच्छी तरीके से बांट दिया जाए तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। याद करिए हम लोग जब स्कूल में थे और जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, तो मान लो आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला, आपको नहीं आपके 4 दोस्तों को मिला, तो बताओ आप प्लानिंग करते थे ना, तुम फेविकॉल लेके आना, तुम थर्माकोल लेके आना। अब सोचो अगर ये प्लानिंग नहीं हुई होती तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो प्लानिंग बोलते हैं ना, प्लानिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना प्रॉपर प्लानिंग के किसी चीज को हम मैनेज कर ही नहीं सकते। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि काम में डुप्लीकेशन ना हो, कोई काम छूट ना जाए, इसीलिए प्लानिंग की जाती है। और आपस में लोगों का क्या बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। आता है समझ में? पोटेंशियल प्रॉब्लम का मतलब है कि देखिए मैं अभी प्लान कर रहा हूं, प्लानिंग से पहले याद करो हमने कहा था ना, प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। अभी मैं अगला वही पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लाइंट के बिजनेस को का नॉलेज ले रहा था तो मुझे लगा यार 1-2 एरिया ऐसा है जहां पे प्रॉब्लम है,
इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, मैंने देखा कि कंपनी बहुत लापरवाह है। पिछले 3-4 बार में इनके लीगल कंप्लायंसेस में बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स के बड़े नोटिस आए हुए हैं। तो ये इनका ना ऐसा एरिया है जहां रिस्क रहता है। अभी मैं सोच रहा हूं, मैं इनके बिजनेस को समझ रहा हूं, अभी मेरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चल रहा है। तो सोचो जब इसके बाद मैं अपने ऑडिट को प्लान करूंगा तो मैं उसको सबसे पहले अपने प्लान में लिखूंगा कि भैया पिछले 3-4 साल का मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, यहां रिस्क ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट है, यहां गड़बड़ हो सकता है। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, आप पिछले 5-6 महीने से देख रहे हो कि आप बाहर का खाना खाते हो तो आपको दिक्कत हो जाती है, तो ये रिस्क है। तो आप अगर प्लान करोगे किसी के पार्टी का तो शायद बाहर के खाने को अवॉइड करोगे। तो अगर हम क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज ले रहे हैं, हमने वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया है और हमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां बहुत रिस्क है, तो बताइए प्लानिंग करके हम उस पोटेंशियल एरिया को कवर अप कर सकते हैं ना, कि उस एरिया में हम अपने अर्जुन को लगाएंगे, जो हमारा मेन आर्टिकल होगा, मेन स्टाफ होगा, उसको लगाएंगे। याद रखना बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी आ सकता है और घुमा के भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में तो बहुत छोटे तरीके से दे रखा है, लेकिन आपको समरी में जब मैंने क्लास में करवाया था तो एडवांटेजेस के मैंने पॉइंट बना रखे हैं। आता है समझ में? बोलो, बताइए प्लानिंग करने का फायदा नहीं होता है क्या? क्यों नहीं फायदा होता? इंपॉर्टेंट एरिया पे हम अटेंशन दे देते हैं, कहां कहां मुझे एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है पता लग जाता है, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट का पता लग जाता है, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमको याद रखने हैं। अब देखो, इस चैप्टर से जो मेरी तरफ से इस बार का क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा आ जाए या 3-4 लाइन का कोई केस स्टडी बना के आपसे पूछ दें, याद रखिएगा अगर कोई केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसमें से कीवर्ड निकालो। जैसे ही आपको नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस आ जाए, समझ जाओ क्या लिखना है। नहीं, है ही वही, है ही वही। और तो इतना भी अंग्रेजी तुम्हारा खत्म थोड़ी ना है कि थोड़ा आइडिया नहीं लगेगा। तो आपको जैसे ही ऐसा दिखे ना, आपको समझ जाना है कि वो घुमा फिरा के हमसे वही पूछ रहा है। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछ देते हैं। इस बार हो सकता है सेकेंड चैप्टर से नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। देखो क्या कहता है, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जब हम लोग इससे 300 पढ़ रहे थे, और याद रखिएगा ऑडिट प्लानिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इससे 300, इवन स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा आपको इससे 300 यूज करना है। आपको इससे 300 यूज करना है, क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वहां पे दिए गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इससे 300 तो प्रॉपर प्लानिंग का ही है। तो जब भी कोई प्लानिंग का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग वहां पे क्या इशू यूज करोगे, इससे 300। तो देखिए क्या कहता है, एक बार बताइए, मैं अगर प्लानिंग कर रहा हूं, याद करो अगर आपके पास बुक है या घर जाके पढ़ोगे, पहले पैरा में ही देखिए, प्लानिंग किसी भी वर्क को इफिशिएंट, इफेक्टिव और टाइमली मैनर में, इफेक्टिव, इफिशिएंट, टाइमली मैनर में खत्म करने के लिए हमें ऑडिट प्लान करना होता है। और देखिएगा लिखा होगा लास्ट में पहले ही पैरा में, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। अगर मुझे किसी के क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है तो मैं प्लानिंग कैसे कर सकता हूं? तो जो मेरी प्लानिंग होगी वो क्लाइंट के बिजनेस के नॉलेज के बेसिस पे होगी। और देखिए बिजनेस के नॉलेज में क्या क्या, बेटा इस बार मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। जो लोग भी अभी सुन रहे होंगे बाद में सुन लेंगे, प्लीज पढ़ लीजिएगा। नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। देखो अब मार्च भी खत्म होने वाला है, हमारे पास 30-32 दिन है। हिम्मत मत हारना। अभी ना अंदर से मन फट चुका होगा पढ़ाई को लेके, वही चीजें बार बार देखने को मन नहीं करेगा। मैंने क्या बोला था, जब थक जाओ हार जाओ, बहुत तकलीफ में हो, समझ लेना उसका अगला कदम ही सक्सेस है। बस वो थोड़ा टाइम रह गया है। तो देखिए ढंग से कर लीजिएगा। कहता है नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग ओवरऑल। बताइए
मुझे अगर किसी कंट्री पे हमला करना है और उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो जब तक उस कंट्री के बारे में मुझे नॉलेज नहीं होगा मैं हमला कैसे करूंगा। तो मैं अगर किसी कंपनी के ऑडिट पे जा रहा हूं, तो क्या उस कंपनी के बारे में बिना नॉलेज लिए मैं ऑडिट प्लान डेवलप कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो, नहीं। अब जैसे मान लो मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं, तुम्हारा सीए इंटर पास हो गया, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं, फिर मैंने सोचा कि समोसे जिलेबी कुछ खरीद के ले जाता हूं, घर पे किसी के जा रहा हूं। अब तुम्हारे घर वालों के बारे में अगर मुझे पता ना हो तो मैं कैसे प्लान करूंगा कि मुझे क्या लेके जाना है। मान लो मैं प्याज लहसुन की कोई चीज लेके चला गया और तुम्हारे घर वाले खाते नहीं है, मैं नॉनवेज लेके चला गया, कोई खाता नहीं है, तो बताइए पहले मुझे पता करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही बिजनेस में होता है, जितना बेहतर क्लाइंट के बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज होगा उतना ही बेहतर आप प्लानिंग कर पाओगे। इनफैक्ट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस और प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए इससे 315 क्या कहता था, और याद रखिएगा जैसे ही नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस की बात होगी बेटा आपको 315 को याद रखना है। याद है ना, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो कहता है कि एज पर इससे 315, और देखो इन एसेस को यूज करोगे ना तो इनके नाम को लिखोगे, नाम लिखोगे तो टेक्निकल माना जाता है और उससे आपका पेज भी भरेगा। नहीं, हंसने की बात नहीं है, टेक्निकल नाम है ना, उसको लगेगा कि हाँ वेटेज बढ़ेगा आपका। थ्योरी में ना आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी ही ऐसी पड़ती है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इन्वायरमेंट। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। 315 कहता है कि देखिए आपको ना एक ऑडिट प्लान करने से पहले क्लाइंट के बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। और देखिए मैंने आप लोगों को यहां तो कम कर दिया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, फालतू चीजें नहीं, लेकिन आपके कॉपी में जाकर देखोगे तो 7-8 चीजें आपको लिखी गई हैं कि क्या क्या नॉलेज हम लोगों को गेन करना है अपने क्लाइंट के बिजनेस के बारे में। या फिर अगर आपके पास बुक है तो 2-3 पेज आगे चल के देखो, फ्रंट पे ही लिखा होगा सबसे टॉप पे बुक में, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस सबसे पहले देखिए वहां क्या लिखा है, एंटिटी की ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या है। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब जिस एंटिटी के आप ऑडिट पे हो उसके बिजनेस, उसकी पॉलिसी क्या है। क्या वो एथिकल वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, क्या वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव वाले लोग हैं। अब सोचो एक एंटिटी ऐसी है जिसका मकसद सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, बताइए वहां एथिकल वैल्यूज मेंटेन होगी क्या? द आंसर इज नो। तो वहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा होगा। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा बनाना ही है तो हो सकता है मैं बिजनेस के प्रिंसिपल पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं। तो हमको सबसे पहले समझना है कि जिस बिजनेस के हम ऑडिट पे जा रहे हैं उसका स्ट्रेटेजी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि आप देखिए उसके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका कौन से बिजनेस में वो लोग एंगेज्ड हैं, है ना। कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड है, तो वहां बहुत सारे इसलिए हैं कि अगर हमें एग्जाम में 5-6 याद रह जाए कोई भी चलेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, क्लाइंट का बिजनेस नेचर क्या है, वो क्या बनाता है, कौन से सर्विसेज में एंगेज्ड है, क्या एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग में है या सिर्फ ट्रेडिंग में है, सर्विस भी देता है क्या। आपको उसके बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है देखो ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उस कंपनी के पीछे कितने लोग हैं, मतलब उसके ओनर कौन है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है मैनेजमेंट का, कौन से लोग हैं जो कंपनी को गवर्न कर रहे हैं। सोचिए अगर कंपनी को गवर्न करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि अमिताभ बच्चन इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो बताइए आपका फेथ बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब इस स्ट्रेचर का आदमी वहां पे है तो यहां पे मिस स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। आ रहा है समझ में, यहां पे मिस स्टेटमेंट्स नहीं हो सकता, है ना। अरे इसको ना बंद करने के लिए कहा था मैंने, क्लोज कर दो, कुंडी लगा दो, हाँ को बंद कर दो,
हाँ, क्योंकि वो ना अभी देखो अभी फिर आ गए थे बच्चे ना, उनका 6:30 वो होता है, नहीं वो रोजा वोजा का होता है ना, तो फिर अभी तक हमने क्लासरूम दे रखा था। तो चलिए, इट्स ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लान टू मेक। कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कहां कर रखा है, मुझे एक बात बताइए। अगर कंपनी ने इक्विटी मार्केट में पैसा लगाया है तो रिस्क है, डेट में लगाया है तो रिटर्न तो कम आएगा लेकिन रिस्क कम है। तो याद रखिए, पूरे बिजनेस को खंगाल ले, जब आप ऑडिट पे जाओगे ना तो आपको यही सिखाया जाएगा कि उसके पूरे बिजनेस को खंगाल लो, अच्छे से समझ लो कि जिस बिजनेस के ऑडिट पे आप जा रहे हो उस बिजनेस में किसका पैसा लगा है और वो लोग कहां पैसा लगा रहे हैं, दोनों चीजें। देखिए नीचे लिखा है द वे दैट एंटिटी इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फिनांस। तो एंटिटी में किस, अब बताइए, आपको पता लगा कि जिस कंपनी के ऑडिट पे हम है उसमें दाऊद का पैसा लगा हुआ है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार, इसमें तो प्रॉपर एफआईआई का पैसा लगा हुआ है, टाटा ग्रुप का पैसा लगा हुआ है, इट मीन्स कि सही है। तो कंपनी में पैसा किसका लगा है और कंपनी ने अपना पैसा कहां लगाया है, ये हमारे नॉलेज ऑफ द बिजनेसेस के अंदर होंगे, कंपनी के ऊपर। अब देखो यहां, तो यहां कंपनी ने द एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या है और जो पॉलिसी कंपनी फॉलो कर रही है क्या वो एक्सेप्टेबल है। अब मान लो कोई कंपनी इंडिया में यूएस गैप के हिसाब से बुक्स बनाना शुरू कर दे, एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएस गैप इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको इंडियन गैप के हिसाब से बनाना चाहिए। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उनकी, क्या वो एक्सेप्टेबल है? अगर वो एक्सेप्टेबल है तो क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है? अगर उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है तो उसका रीजन क्या है? ये सब आपको ऑडिट से पहले नॉलेज ले लेना है, तभी तो आपको प्लानिंग में फायदा मिलेगा। प्लान तभी कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव हो पाएगा जब, अब मान लीजिए आप मसूरी घूमने जा रहे हो, मसूरी के बारे में पूरा नॉलेज होगा ना तभी प्लान अच्छा बनेगा। पता लगे हाफ टी शर्ट पहन के चले गए और वहां तो इतनी बारिश हो गई है कि रजाई ओढ़ रहे लोग और आपको लगा कि गर्मी आ गई है। तो मुझे बताइए कितना सिंपल है कि जब तक हमें नॉलेज ना हो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। द एंटिटी ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी यहां नीचे लिखा हुआ है, एंड दोज रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन द रिस्क ऑफ मटेरियल। आप ये देखिए बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क, अब देखिए बिजनेस रिस्क ना इनहेरिट रिस्क होते हैं। बिजनेस रिस्क जो ऑडिट रिस्क अलग है और बिजनेस रिस्क अलग है। बिजनेस रिस्क का मतलब एक बार बताइए, आप किसी ऐसे बिजनेस में हो, जैसे मान लो लिकर के बिजनेस में हो, बहुत रिस्क है। सरकार अगर बंद कर दे तो बंद ही कर दे, स्टेट में, इंडिया में ही बंद कर दे। तो हमको यह भी समझना है कि उस कंपनी में एसोसिएटेड बिजनेस रिस्क क्या है, उसका नॉलेज लेना है। कुछ सिगरेट बनाने वाली कंपनियां, दारू बनाने वाली कंपनियां इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी फ्यूचर वायबिलिटी नहीं दे पाती क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हम कितने दिन हैं। तो हमको यह भी ध्यान रखना है। और देखो द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पिछले 2-3 साल की उनकी बैलेंस शीट देख लीजिए, उनसे आपको क्या, उसका जो पिछले 3-4 साल का है उस परफॉर्मेंस का नॉलेज मिल जाएगा। इसको यहां से मत पढ़िएगा, रिवीजन मत करिएगा, मैंने पढ़ा दिया आपको। जो मैंने कॉपी में नोट्स बनाए हैं ना, उसमें टी फॉर्म में डायग्राम बनाया हुआ है नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस के ऊपर। तो आप वहां से 5 से 6 पॉइंट याद रखिएगा। देखो वेटेज देखो जरा, एग्जाम में बच्चा बोलता है टफ आता है पेपर, आप सोचो इससे आसान क्या हो सकता है। वो आपसे पूछ रहा है कि सुनिए, आप जब ऑडिट प्लानिंग करेंगे ना तो प्लानिंग जो होगा क्लाइंट बिजनेस के नॉलेज के बेसिस पे होगा। बिजनेसेस में क्या क्या नॉलेज लोगे? अरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बिजनेस का नेचर क्या है, उसने अपना पैसा कहां लगा रखा है, उसमें किसका पैसा लगा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी है, उसमें कोई चेंज है क्या, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, ओनरशिप क्या है। ये सब हमको याद रखने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है और मेरे को लगता है इस बार एग्जाम में 4-5 नंबर में दिख जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें आरटीपी छोड़ रहा हूं मैं, एग्जाम वाले पढ़ रहा हूं।
लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत जरूरी है, देख लीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या हमने एक बार प्लान बना लिया या एक बार स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली तो क्या वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती? हो सकती है। सुनिएगा ध्यान से, प्लान रिवाइज हो सकता है। मार्क कर लीजिए इसको भी, इंपॉर्टेंट, जो लोग जहां बैठे हुए हो। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जब मैं टॉपर्स आया था तो मैंने एक प्लानिंग की थी, क्योंकि मैंने फाउंडेशन में क्या देखा कि जिन बच्चों के टेस्ट में 3-4-5 शुरू के 3-4-5 लोगों में जो नंबर आता था ना, उसी के मेन एग्जाम में अच्छे नंबर आए। मैंने नोटिस किया, मुझे नहीं पता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने फाउंडेशन किया टॉपर से अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले, तुम्हारी ही बैच में तो था मैं। तो मैंने देखा कि यार जिन बच्चों के 300 से ऊपर नंबर आए हैं ना, उनके जनरली टेस्ट में भी नंबर टॉप 5 में ही रहते थे। तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली कि मैं भी इंटर में ना पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे टॉप 5 में नंबर आए। ठीक है ना, बोलो। लेकिन नहीं आ रहे हैं। मैंने एक प्लान बनाया और मैंने डिसाइड किया कि इंटर में मेरे टॉप 5 में नंबर होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं है। तो मैं क्या करूं? अपने प्लान को चेंज कर लो, अपने प्लान को चेंज कर दीजिए। क्योंकि जो प्लान, भाई हम प्लानिंग क्यों करते हैं? किसी भी काम को इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से कैरी आउट करने के लिए। लेकिन मेरा काम अगर इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से नहीं हो रहा है तो क्या मैं अपने प्लान को चेंज ना करूं? तो यस कहता है कि 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ जाती है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। आप जब प्लानिंग कर रहे थे तो आपने इस इवेंट को कंसीडर ही नहीं किया था। हमने अभी प्लानिंग किया था कि देखो आज कल जो बच्चे टेस्ट देने आए थे तो कुछ ज्यादा बच्चे आ गए, फिर हमने उनको मना किया भाई दूर से मत आया करो। तो आज बहुत कम बच्चे आए, ठीक है। तो हमने कहा चलो क्लास के बाद हम लोग कुछ खाने चलते हैं, आज मैं सेफ हूं, आज क्वांटिटी कम है बच्चों की, ठीक है ना। तो अब मैंने प्लानिंग कर लिया तुम लोगों के साथ। जैसे ही यहां से हम बाहर निकले 3 और आके जुड़ गए। कहां जा रहे हो? चुपचाप बताइए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो मैंने सोचा था कि तुम 2 ही तो हो, तो क्यों ना किसी बड़े रेस्टोरेंट में चलते हैं, 1000-1200 रुपया खर्च कर दूंगा, कोई बात नहीं है ना। सुनो, 1000-1200 रुपया खर्च कर दूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकला 3-4 और टहल रहे थे बाहर। तो बताइए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। मुझे अब अपनी प्लानिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि मैंने तो मेरे माइंड में कब कर लिया था कि मैं तुम्हारे ऊपर 1200 रुपया खर्च करूंगा। लेकिन अब उस 1200 में 4 लोग और जुड़ गए। तो बताइए, मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा कि नहीं। तो जब मैं ऑडिट पे गया तो कुछ ऐसे मटेरियल इवेंट थे जिनको मैंने अपने प्लानिंग में कवर ही नहीं किया था, लेकिन अब वो मुझे पता लग गया। तो मैं अपने प्लान को रिवाइज करूंगा कि नहीं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। आता है समझ में? The auditor may need to modify the overall strategy audit plan as the result of unexpected event। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए तो मुझे अपने प्लान को चेंज करना होता है। अगर चेंज इन कंडीशन हो जाए, चेंज इन कंडीशन, मान लीजिए मैंने प्लान किया था कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे कि मैं कंपनी का ऑडिट करूंगा, लेकिन ऑडिट के बीच में ही कंपनीज एक्ट 2019 आ गया मान लो, तो मुझे अपने प्लान में चेंज करना होगा। मैंने क्या किया था, अपने आर्टिकलों को प्लानिंग करके भेजा था, उसमें से 2 आर्टिकल ऐसे निकले जिनका एग्जाम आ गया और वो छुट्टी पे चले गए। तो कंडीशन चेंज हो गया, तो मुझे अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। और तीसरा देखिए, मैंने तो सोचा था कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहां जाके मुझे कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे मुझे लगा कि यार इनका तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काफी वीक है। बताओ, मुझे अपना प्लान चेंज करना होगा ना। द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कुछ ऐसे सबूत मिले मुझे, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले मुझे जिससे मुझे क्या लगा कि यार मुझे प्लान चेंज करना होगा, नहीं तो मैं इफेक्टिव ऑडिट परफॉर्म
नहीं हो पाएगा। तो ये 3 केसेस आपको याद रखना है। इन 3 सर्कमस्टेंसेस में एक ऑडिटर अपने ऑडिट के प्लान और स्ट्रेटेजी को रिवाइज कर लेता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क, ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ, और इसके बेसिस पे हम नेचर टाइमिंग एक्सटेंट भी अपना रिवाइज कर देंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, इस चैप्टर में ना 3 चीजें हैं, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम। आपको ना स्ट्रेटेजी और आपका जो एसए 300 है ना, वो कहता है कि जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाया है, प्लान बनाया है, या अगर उसमें बाद में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं, तो आप इसको ना डॉक्यूमेंट कर दो कि फ्यूचर रेफरेंस में ये काम आ जाएगा। बताइए, एक कंपनी के मैं ऑडिट पे स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, नेक्स्ट ईयर इसी कंपनी के ऑडिट में ये काम नहीं आ जाएगा क्या? या मान लो कोई आपके ऊपर कह दे कि तुमने तो इससे 300 के इग्नोर करके तुमने ऑडिट किया, तुमने तो प्लानिंग ही नहीं करी, इसीलिए ऑडिट इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप डॉक्यूमेंट से दिखाओगे ना कि देखो प्रॉपर ऑडिट मैंने किया है, प्रॉपर प्लानिंग मैंने कर रखा है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट का एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो जो आप करेंगे वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना, क्योंकि हो सकता है कि कल को आपको ये प्रूफ करना पड़े कि आपने प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम बनाया था कि नहीं। याद रखिए, डॉक्यूमेंटेशन में क्या रखोगे, खास देखिए, समरी ऑफ डिस्कशन विद एंटिटी की डिसीजन मेकर। अगर आपने प्लानिंग के टाइम पे कंपनी के बड़े बड़े लोगों से कुछ डिस्कशन किया था, तो उस डिस्कशन का रिकॉर्ड, मीटिंग के नोटबुक अपने पास रखिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमेटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। ऑडिट कमेटी अगर वहां पे है, सेक्शन 177 अगर एप्लीकेबल है, और ऑडिटर की मीटिंग ऑडिट कमेटी के लोगों से हुई है, तो उसका भी क्या मीटिंग का एजेंडा था, मीटिंग का आउटकम क्या आया, ये सब रखना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर, अगर कोई लेटर एक्सचेंज हुआ है किसी इंफॉर्मेशन को लेके, वो भी आप लोगों को अपने पास रखना है। अदर कम्युनिकेशन और एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए फीस का लेके, कुछ और इंफॉर्मेशन को लेके, ये सब कुछ आपको अपने, ये एग्जांपल है समझाने के लिए दिया गया आपको। तो याद रखिएगा, हम लोगों को जितना हम लोगों ने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को ड्राफ्ट करते टाइम डिसीजंस लिए हैं, इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया है, उन सबको डॉक्यूमेंटेड रखना है। इससे 300 की रिक्वायरमेंट है। आता है समझ में? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग में ना 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। एक तो प्लानिंग के एडवांटेज क्या है, अभी हमने कर लिया। दूसरा, प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। तीसरा, वो जो नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस है, कौन कौन से सोर्सेज से आपको मिलेंगे, अभी मिल जाएगा क्वेश्चन एक, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि हम अपने पास्ट ईयर का ऑडिट फाइल देखेंगे, कंपनी के न्यूज़पेपर जनरल, ट्रेड इन जनरल देखेंगे, हम क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेंगे, अभी आ जाएगा वो। एक क्वेश्चन बनता है कि सुनिए, जब आप ऑडिट प्लान कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर आपके दिमाग में होने चाहिए? फैक्टर टू बी कंसीडर, याद रखिएगा, इसको भी उसी कॉपी से पढ़ना है जो मैंने समरी बनाई थी क्लास में, वहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना। कई बार क्या होता है ना बच्चों, जो हमारे पास होता है ना वो हम देखते नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, ये जो समरी आप बोल रहे हो ना जो अच्छी है, वो उसी कॉपी का है, सेम कॉपी वो टाइप हो रही है, बस थोड़ा कलरफुल है और थोड़ा सा टाइप करके दिया है तो अच्छा लग रहा है। बट आप जाना, आज घर जाना और तुम देखना कि जो कॉपी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको लिखवाया है उससे एक लाइन भी कम नहीं होगा, सारा वही है, क्योंकि मैंने टाइपिस्ट को वही कॉपी दिया है कि इसी से सारा कर दो, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। विवेक भी, कौन बोल रहा था मेरे से, उमंग जो आप लोगों को लिखवाया गया है ना, एग्जैक्टली वही है। तो अगर नहीं भी मिल रहा है प्रिंटेड तो कोई इश्यू नहीं, सारा आप लोगों ने लिखा है उसी का प्रिंट, वो टाइपो है। अब देखिए, एक अच्छे ऑडिट प्लान के लिए हमें कुछ फैक्टर्स अपने दिमाग में रखना है। बताओ, जब हम ऑडिट प्लान करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या फैक्टर्स होने चाहिए? नंबर 1, जो सिग्निफिकेंट है वो इग्नोर ना हो।
मान लीजिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आप अपने बर्थडे में इस बार अपने दोस्तों को बुलाओगे, तो सबसे पहला क्या, जो बेस्ट फ्रेंड है वो इग्नोर ना हो जाए, हमें सबसे पहले यही सारी चीजें देखनी होती हैं। देखो कहता है कि थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट है, जो हमने समरी बनवाई थी उसमें सीक्वेंस से है। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, जो सिग्निफिकेंट है वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ फैक्टर्स अपने दिमाग में रखना चाहते हो ऑडिट प्लानिंग के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई सिग्निफिकेंट एरिया है वो इग्नोर ना हो। दूसरा देखिए, जो आपने एंगेजमेंट साइन किया है और जो आपकी स्टेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज इस, ये देखो फर्स्ट पॉइंट आ जाओ, वो मैंने जो आपको मार्क कराया था ना वो ये वाला था, ये वाला नेक्स्ट पेज पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया। ऐसे कैसे होगा, उसी का पीडीएफ है। अच्छा देखो, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल प्लान, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें दिमाग में रखना होगा। कहता है जो आपने अपने क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट साइन किया है, आपने जो प्रोमिसेस किए हैं वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड अदर स्टेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताइए यही तो है लीगल कंप्लायंसेस। हमारी प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से छूट ना जाए। मानते हो इस बात को? तो कहता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड एनी स्टेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको दिमाग में रखना है, ये फैक्टर माइंड में रखना है कि ये मिस ना हो जाए। नेचर, टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट और अदर कम्युनिकेशंस, आपको दिमाग में रखना है कि भैया आपको ऑडिट रिपोर्ट कब देना है, उसी स्पीड से तो काम करोगे ना। आप जब प्लान बना रहे थे इंटर का, तो सबसे पहले दिमाग में क्या था, मई 2023, ठीक है ना। तो हमें अपना ऑडिट रिपोर्ट कब देना है उसके हिसाब से ही हमें प्लानिंग करनी है। एंटिटी के ऊपर कितने लीगल और स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें ध्यान रखना है, कोई छूट ना जाए। अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड बाय क्लाइंट एंड चेंज इफ एनी इन दोज पॉलिसी, ये फैक्टर हमें अब बताइए। जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि कंपनी कैश बेसिस फॉलो कर रही है, एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रही है। द इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट ऑन द ऑडिट, अगर कोई इंस्टीट्यूट ने नया अकाउंटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखा है तो उसका इंपैक्ट हमारे ऑडिट पे क्या पड़ेगा, यह हमें। अब मान लीजिए जिस साल में जीएसटी आया, तो मेरे दिमाग में होगा ना कि भाई इस जीएसटी का ऑडिट पे क्या फर्क पड़ेगा, अकाउंटिंग पे फर्क पड़ेगा, बिलिंग पे फर्क पड़ेगा, तो मेरे ऑडिट में भी फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलो, हम ये भी देखेंगे कि मैं उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कितना रिलाई कर सकता हूं। जितना ज्यादा रिलाई करूंगा मेरा ऑडिट प्रोसीजर उतना ही रिलैक्स होगा, लेकिन अगर मैं रिलाई नहीं करूंगा तो मेरा उतना ही ऑडिट प्रोसीजर इनहेंस होगा। तो जब मैं फैक्टर का मतलब है प्लान करते टाइम कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखना है। भाई मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं वहां सैंपलिंग करूंगा, मान लो मैं प्लानिंग कर रहा हूं सैंपलिंग, तो सैंपलिंग के लिए क्या फैक्टर होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिलायंस कितना है। अगर रिलायंस जाता है तो सैंपल साइज मेरा छोटा भी होगा तो कम हो चलेगा, लेकिन अगर उनके सिस्टम पे मेरा रिलायंस कम है तो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। रिलायंस का मतलब विश्वास, कितना फेथ, रिलाई करना है ना। पॉसिबल रोटेशन ऑफ एम्फेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, ये छोड़ देना, ये आपको नहीं लिख करेगा। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे कि एक ही बंदे से एक ही काम बार बार मत करवाओ, नहीं तो वो सेटिंग करके बैठ जाएगा। तो अपने ऑडिट स्टाफ को भी रोटेट करके रखो। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ, नहीं छोड़ दीजिए, इतना भी नहीं। आप देखो वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई कर सकते हैं। भाई मान लो वहां इंटरनल, एक हम लोग पढ़ेंगे इससे 610 रिवीजन में कि हमें ना इंटरनल ऑडिटर के भी काम पे रिलायंस हम कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि उसके काम पे आप कितना रिलाय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप अपने प्लान में उसको भी कंसीडर कर लीजिए। तो ज्यादा नहीं है, 5-6 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को, लेकिन देखो एग्जाम में ये भी आता है फैक्टर टू बी कंसीडर्ड। यहां थोड़ा पढ़ के लेंदी लगेगा, लेकिन समरी नोट जब पढ़ोगे ना उसमें आप लोगों को आसान लगेगा। चलो आगे चलिए। Very, very important. Question number 9. Describe how the process of establishing overall audit strategy assists the auditor in marshalling his human resource. देखो अजीब सा क्वेश्चन आ गया, मार्शलिंग वर्ड यूज कर रहा है। देखो एक्चुअली स्ट्रेटेजी जो वर्ड है ना वो आया ही डिफेंस से है, मिलिट्री से आया है, मिलिट्री से आया है वो, तो इसीलिए देखो यहां मार्शलिंग वर्ड यूज कर रहा है। अरे कुछ नहीं है, सुनो, ऑडिट स्ट्रेटेजी पे अगर कोई क्वेश्चन आए या प्रोसेस पे क्वेश्चन आए, बेनिफिट आए, फैक्टर्स आए तो अलग बात है, लेकिन अगर बेनिफिट आए या कुछ स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन आए तो बेटा ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बताइए, स्ट्रेटेजी सबसे ब्रॉड पार्ट होता है हमारे प्लानिंग का, तो कहता है देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज आपको लिखना है, कितने लोग लगाए जाएंगे, कितने क्वालिटेटिव रिसोर्सेज लगाए जाएंगे, उनको लगाने का टाइमिंग क्या होगा, और मैनेजमेंट। हमने 3 पढ़ा था, यहां 4 हो गया, लेकिन सब में क्या है, रिसोर्सेज 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 रिसोर्सेज। याद कर लगाना। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो R4 बताया था कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये R4 चलेंगे। नंबर 1 रिसोर्सेज कितने लगाने हैं, उसमें क्वालिटेटिव रिसोर्सेज कितने होंगे, किस टाइम पे लगाना है। याद रखिए स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, स्ट्रेटेजी ये भी है कि किस टाइम मुझे रिसोर्सेज लगाने। बताइए, अगर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करा रहे हो, कब होना चाहिए, बैलेंस शीट डेट के पास। आप वेरिफिकेशन, बताइए बैलेंस शीट क्या बताता है, 31 मार्च का पोजीशन, तो जब आप वेरिफिकेशन करवाओगे तो बैलेंस शीट डेट होना चाहिए। लेकिन बताइए ट्रांजैक्शन की चेकिंग करा रहे हो तो वो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, यस और नो। तो कहता है कि देखिए अगर ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट की बात होना तो हम लोगों को यही समझना है, आर 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 आर। एक बार इसको पढ़ भी लो, क्योंकि ये बच्चों का ना फेवरेट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अब बन जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर ही सारे पॉइंट हैं। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प in developing the appropriate resources for a specific audit area, such as use of experienced team member for high risk area or involvement of expert on complex matter। तो कितने लोग आपको डिप्लॉय करने हैं। अब देखिए एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज किसके लिए चाहिए, हाई रिस्क एरिया के लिए, और अगर मैनुअल जॉब है, रिपीटेटिव जॉब है, तो फिर क्वांटिटेटिव लगा दीजिए, कोई नहीं। कब लगाना है, टाइमिंग और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी का। अब देखिए एक क्वेश्चन इस चैप्टर से और आता है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान क्या आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यस, अभी तो हमने पढ़ा पहले स्ट्रेटेजी बनेगा और स्ट्रेटेजी बनने के बाद प्लान। मैंने ये 4-5 पॉइंट आप लोगों को लिखवाया है, और याद रखिएगा एक में चेंज होता है तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रेटेजी चेंज कर दो और प्लान चेंज ना हो, एक में चेंज करेंगे दूसरे में अपने आप ही चेंज करना पड़ जाएगा। आता है समझ में। रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, देखिए क्या कहता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज चेंज इन वन वुड रिजल्ट इनटू चेंज इन अदर। एक में चेंज करेंगे दूसरे में भी चेंज आ जाएगा। ऑडिट स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर बिफोर ऑडिट प्लान। मार्क कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आता है। पहले स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट होगी, उसके बाद फिर प्लान होगा। वो बोलेगा पहले प्लान बाद में स्ट्रेटेजी, ना 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 ना। मिलिट्री में कुछ लोगों का कहना है कि पहले प्लान बनता है फिर स्ट्रेटेजी बनता है।
लेकिन सिविल वर्क में, ऑडिट जैसे काम में पहले स्ट्रेटेजी और उसके बाद फिर प्लान। द ऑडिट प्लान कंटेंट मोर डिटेल देन, बताइए प्लान ज्यादा डिटेल होता है या स्ट्रेटेजी? प्लान। स्ट्रेटेजी ब्रॉड होता है, उसका डिटेल वर्जन प्लान है और उसका और डिटेल वर्जन प्रोग्राम है। द ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑडिट प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी ना प्लान के गाइडलाइन का काम करती है। किया तो था, हमने कहा था 10 लोग ऑडिट पे लेके जाऊंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अब 10 लोगों से क्या काम कराऊंगा, ये मेरा प्लानिंग है। तो बताइए स्ट्रेटेजी एज अ गाइडलाइन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वंस ओवरऑल स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड टू एड्रेस वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड इन द स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी आपको डायरेक्शन देता है कि हमें अपने काम को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और ऑडिट प्लान मुझे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देता है ऑडिट प्रोसीजर का। आता है समझ में? तो ये 3-4 रिलेशनशिप आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में 3-4 नंबर का ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछ देता है। आइए देखिए, ऑडिट प्रोग्राम में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सिंपल है। ऑडिट प्रोग्राम में इस चैप्टर से नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। सुन रहे हो? ऑडिट प्रोग्राम नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो सिंपल है इस चैप्टर से। उसमें क्या है, एडवांटेज क्या होता है, बहुत सिंपल ड्राफ्टिंग है। प्रोग्राम का मतलब है अपने प्लान को और डिटेल में लिख देना, ऑडिट प्रोग्राम है। तो याद रखिएगा, जो प्रोग्राम है ना ये सिंपल है, तो इसको हम लोग रिवीजन में छोड़ देते हैं, वो तो आप अपने आप ही पढ़ लोगे, ठीक है ना। और मैंने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बता दी क्योंकि इसमें डिफरेंस में दिक्कत आती है। अब थोड़ा आपको हिंट मिल गया। स्ट्रेटेजी ब्रॉड है, प्लान उसका अगला वर्जन है। पहले स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वो गाइडलाइन का काम करेगा प्रोग्राम बनाने में। ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको डायरेक्शन देती है, लेकिन जो ऑडिट प्लान है वो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड को बताता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को लेके चलूंगा चैप्टर नंबर 7 पे, सैंपलिंग के ऊपर। क्योंकि इसमें से हम लोग ना जब बैच मर्ज कर रहे थे तो कुछ पार्ट यहां रह गया था, तो उस पार्ट को भी कर लेंगे और बाकी सारी चीजों को भी कर लेंगे। देखिए, नहीं इसमें लेटेस्ट एक आधा अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट का नहीं होगा, उससे पहले के सारे होंगे। लास्ट अटेम्प्ट वाला नहीं होगा, उससे पहले के सारे होंगे। आए देखिए, हर चैप्टर से हर बार ना क्वेश्चन नहीं आता है। कई बार क्या होता है, किसी चैप्टर से ट्रू फॉल्स आ जाता है, किसी से आपका एमसीक्यू ज्यादा आ जाएगा, कई बार किसी से डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, तो ऐसे मिक्स करके आते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए चैप्टर नंबर 7, ऑडिट सैंपलिंग। पहले एग्जाम वाले उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ सैंपलिंग। बुक भी उठाओगे तो सबसे पहले ये बताया गया होगा, मीनिंग एंड पर्पज ऑफ सैंपलिंग। बताइए, क्या सैंपलिंग के ऊपर कोई स्टैंडर्ड है? 520। देखिए 500 की सीरीज, एक चैप्टर नंबर 3 है, जो लोग भी सुन रहे हैं ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 3, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। एग्जाम में 12 से 16 नंबर का आता है, सिर्फ एक चैप्टर। चार्ट जाइए उस चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 सुनिए, अगर आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है थ्योरी में, क्योंकि बचपन से ही थ्योरी दिक्कत है, तो 6 महीने में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हार्ड है लेकिन फैक्ट है। तो चैप्टर नंबर 3 मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिपोर्ट, different type of entity, audit of different type of entity, कंपनी ऑडिट, या आप वहां भी पढ़ रहे हो लॉ में, कंपनी ऑडिट,
सैंपलिंग छोटा चैप्टर है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये आपको आपके एग्जाम में 50 से 55 नंबर के मिनिमम दिख जाएंगे। हाई वेटेज चैप्टर्स हैं आपके, हाई वेटेज चैप्टर हैं, ठीक है। चलिए तो देखो सैंपलिंग रिवाइज भी कर लेते हैं और कुछ पोर्शन रह गया था वो भी कवर अप कर लेते हैं। आओ देखो, मीनिंग एंड पर्पज ऑफ सैंपलिंग आप सबको पता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास सेल्स है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स की फिगर है 200 करोड़, और तो सेल्स को ना हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बात करें तो इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। अब मुझे ना इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे काफी रिलायंस है, या फिर रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, रिपीटेटिव नेचर के, तो प्लस मेरे पास ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं ना सैंपलिंग करूंगा। समझना ध्यान से। तो सिंपल क्या होता है ना, सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। सेल्स हमारे लिए क्या है, पॉपुलेशन। अब मैंने देखा कि अगर हम इन नंबर की बात करें तो 800 वाउचर्स हैं सेल्स के। सेल्स के टोटल वाउचर्स कितने हैं, 800, जिसमें से 100 वाउचर्स ऐसे हैं जो 150 करोड़ सेल्स को कवर कर लेते हैं। मतलब हाई वैल्यू सेल, बहुत सारे पैटी सेल्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन 100 वाउचर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ 200 150 करोड़ के सेल्स को कवर कर लेते हैं। तो मैंने कहा हम इसको ही चेक करेंगे, और बताइए 200 करोड़ में से अगर मैं 150 करोड़ चेक कर लेता हूं तो आई थिंक एक बेहतर एविडेंस मेरे पास आ जाएगा, यस और नो। तो मैंने इस पॉपुलेशन में से एक सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया। बताइए मेरा सैंपल साइज कितना है, 100 वाउचर। इसमें से एक एक वाउचर ना सैंपल यूनिट कहलाएगा। कितने मेरा सैंपल साइज क्या है, 100। सैंपल यूनिट क्या है, ये जो 100 वाउचर है ना, ये एक एक क्या कहलाएंगे, सैंपल यूनिट है। आता है समझ में? तो देखिए क्या कहता है, एज पर एस 300 ऑडिट सैंपलिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन। बताइए पॉपुलेशन में टोटल आइटम 800 थे, क्या मैंने सब पे ऑडिट प्रोसीजर लगा दिया? नहीं नहीं नहीं, 800 से कम पे लगाया है। इसका मतलब मैंने क्या किया है, सैंपलिंग की है। इसी को हम क्या बोलेंगे, हमने यहां पे सैंपलिंग किया है। एज पर एस 530 ऑडिट सैंपलिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट relevant such that all sample unit have a chance to selection in order to provide auditor with a reasonable basis on which draw conclusion about the entire population is known as audit sampling। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि जब हम सैंपलिंग करते हैं ना, तो आपका जो सैंपल है वो आपके पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब ये जो 800 वाउचर है ना, जब मैं सैंपलिंग करूंगा तो सबके सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। मैं बायस नहीं होऊंगा, सैंपलिंग कभी बायस करके नहीं हो जाएगा था। तो जब मैं सैंपलिंग करूंगा तो मेरा फोकस ये होगा कि जो मेरा पॉपुलेशन है ना, उसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, यस और नो। तो कहता है कि सैंपलिंग का पहला नियम यह है कि जो हमारा सैंपल है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के हर वर्ग को, हर सेक्टर को क्या करे, वो टच करे, बायस ना हो। सैंपलिंग दो तरीके से होती है बेटा। एक को हम कहते हैं
स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और ये होता है नॉन स्टैटिस्टिकल। देखिए सैंपलिंग अपने आप में स्टैटिस्टिक्स की एक थ्योरी है। जब हम सैंपलिंग करते टाइम, जब हम ऑडिट में सैंपलिंग करते हैं, तो अगर हमने सैंपलिंग में स्टैटिस्टिकल फार्मूले का इस्तेमाल किया है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फार्मूले का इस्तेमाल किया है, तो उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। लेकिन अगर हमने अपने सैंपलिंग में स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ ट्रेडिशनल बेसिस पे सैंपलिंग कर ली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन, नाम से ही पता लग रहा है। देखिए स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बताइए प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टैटिस्टिक्स का ही तो है। टू इवेल्युएट सैंपल रिजल्ट इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क। अरे सिंपल सी बात है, अगर हमने सैंपल को सिलेक्शन के टाइम पे, सैंपल के सिलेक्शन के टाइम पे क्या कर रखा है? स्टैटिस्टिकल फार्मूले का इस्तेमाल कर रखा है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल कर रखा है, तो हम बोलेंगे ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है। और अगर हमने सिंपल कोई और अपनी मर्जी से हमने कहा एक काम करो, आर नाम के सारे वाउचर सेलेक्ट कर लो, आप हर अल्टरनेट मंथ के वाउचर सेलेक्ट कर लो, कुछ इस तरीके से जिसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, इनके डिफरेंस को अच्छे से समझाया हुआ है, इनके डिफरेंस को अच्छे से समझाया हुआ है। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। देखिए an approach to sampling that has following characteristics: random selection of sample item and use of probability theory। अगर आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम क्या बोलेंगे? जहां पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके हमने सैंपलिंग किया है, क्या नाम देंगे उसको? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। बताइए इसका फायदा क्या होता है? देखो ये ना मोर साइंटिफिक होता है, क्योंकि इसके अंदर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। दिस मेथड हैज रीजनेबली वाइड एप्लीकेबल वेयर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम। जनरली ये वहां यूज किया जाता है जहां ना होमोजीनियस टाइप का डेटा बहुत ज्यादा होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप का। नॉन स्टैटिस्टिकल देखो, a sampling approach that does not have characteristics of random selection and use of, मतलब एक ट्रेडिशनल ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ भी डेटा सिलेक्ट कर लेता है, वो कोई भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी इस तरीके से कुछ यूज नहीं करता। किताब में ना जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें इसकी ड्राफ्टिंग और बेहतर है, सिंपल तरीके से। देखिए इन दिस मेथड, कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? नॉन स्टैटिस्टिकल। In this method, the sample size and its composition are determined on the basis of personal experience and knowledge of auditor। यहां पे कोई random table, probability theory, statistical mathematical provision का एप्लीकेशन नहीं होता है। यहां पे जो ऑडिटर होता है ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे भी सैंपलिंग कर देता है। ये इजी होता है समझने में, लेकिन बताइए साइंटिफिक तो नहीं होगा ना। आप कल को प्रूफ नहीं कर पाओगे कि भाई साहब आपने सैंपल का सिलेक्शन कैसे किया। एक हमारे ऑडिटर हुआ करते थे, वो कहते थे सुनो आर नाम के ना सारे वाउचर चेक करो। हमने कहा भाई आर ही क्यों, पी क्यों ना करें? कहते नहीं ये हम सैंपलिंग कर रहे हैं। अब सोचो कल को कोर्ट ऑफ लॉ में केस हो जाए तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि सैंपलिंग के टाइम पे आपने कैसे सैंपल साइज, कैसे फार्मूला लगाया? तो कहता है वट एवर मे बी अप्रोच नॉन स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। कहता है सुनिए भाई, आप चाहे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग फॉलो करें चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल, आपका जो सैंपल होना चाहिए पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इट इंप्लाइज दैट सैंपल मस्ट क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन ऑल्दो
not necessarily exact the same. The sample must be large enough to provide statistically meaningful result. अब मान लीजिए आप मोदी जी के 2024 के इलेक्शन का सर्वे कर रहे हो, तो बताइए इंडिया में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, वोटर तो बहुत ज्यादा है। अब मान लो आपने कुछ सैंपल सिलेक्ट किया, कुछ आपने सैंपल सिलेक्ट किया, उसमें सारे आपने एक ही धर्म के लोगों को जोड़ लिया, हिंदू लोगों को जोड़ लिया, तो हो सकता है कि सैंपल जो रिजल्ट दे वो बेहतर ना दे, और आपका जो सैंपल है वो गलत है क्योंकि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर आपका 10,000 सैंपल साइज है तो उसमें हर धर्म के लोग होने चाहिए, बोलो, तब आप कहोगे कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है और उसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा रिजल्ट होगा। देखिए एक बात बताओ, देखो एग्जाम में दो बार आया है, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। बताइए स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ज्यादा साइंटिफिक होता है, तो उसके कुछ ठीक है, जो साइंटिफिक होगा ना वो कॉम्प्लेक्स होगा और जो नॉन साइंटिफिक होगा वो इजी होगा, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी कम होंगे। तो देखो क्या कहता है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के क्या फायदे हैं। नंबर 1, the amount of testing, that is sample size, does not increase in proportion of the increase in the size of area universe tested। कहता है कि देखिए अगर साइंटिफिक मेथड आपने यूज किया है तो वहां जो सैंपल साइज है ना वो भी साइंटिफिक तरीके से ही सिलेक्ट होगा। उसमें क्या होता है, मैनुअल में क्या होता है, जो मन में आए सिलेक्ट करते रहो, तो वहां पे बढ़ा घटा सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर हम कहीं पे मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले लगाएं तो वहां हम अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते, जो उस फार्मूले से रिजल्ट आएगा हमें उसी पे रिलाई करना पड़ेगा। ये फायदा है, मतलब यहां सैंपल साइज जो हमारा है ना वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। द सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड देयर बाय मोर डिफेंसेबल। बताइए कल को आपको कहीं पे प्रूफ करना पड़े तो एज ए डिफेंस हमारे काम नहीं आएगा ये कि सर देखो मैंने तो प्रोबेबिलिटी का प्रोविजन लगाया था, मैंने तो स्टैटिस्टिकल प्रोविजन लगाए थे। तो आप अपने सैंपल को क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। द मेथड प्रोवाइड मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड मिनिमाइज सैंपल रिस्क एसोसिएटेड विद स्पेसिफाइड रिस्क। मतलब इसमें क्या होता है ना, सैंपल बल्क में नहीं होता है, सैंपल साइज कम होता है। और बताइए सैंपल साइज कम होगा तो आपका थोड़ा जो क्या बोलते हैं भाई, सैंपलिंग हम क्यों करते हैं कि काम जल्दी से खत्म हो जाए, है ना। अब मैनुअल में क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आता सैंपल साइज रखूं क्या, कभी मन में डाउट आता है कि बढ़ा देता हूं। वहां पे तो बता देगा कि भाई ये 200 सैंपल है आपके, तो उसमें क्या होता है आपका काम टाइम से खत्म हो जाता है। आता है समझ में। चलिए इसको बुक से पढ़ना, वहां पे बुलेट पॉइंट बना के ना 3-4 एडवांटेज दे रखे, उससे आपको फायदा हो जाएगा। रोटेशन का मतलब होता है एक आदमी को एक ही काम मत दो, अलग अलग काम देते रहो, नहीं तो अगर वो एक ही काम करता रहेगा ना तो वो बोर भी हो जाता है। तो जैसे मान लो तुम एक ही काम कर रहे हो ना, 4-5 दिन के बाद वही गलती आपको नहीं नजर आएगी क्योंकि आप बार बार वही करो। दूसरा किसका, अच्छा ठीक, वहां पे पूछ रहे हो। नॉन स्टैटिस्टिकल में जो रोटेशन लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ऑडिटर क्या कहता है ना, कहता है कि पिछली बार जब मैं ऑडिट पे गया था ना तो मैंने अप्रैल मई छोड़ दिया था, जून जुलाई छोड़ दिया था, ऐसे करके मैंने कुछ महीने का सैंपल ले लिया था। अब अगले साल मैं उसी ऑडिट पे गया हूं तो मेरा अकाउंटेंट क्या सोच रहा होगा, अरे ये अप्रैल छोड़ देंगे, मई का चेक करेंगे, पिछली बार भी ऐसे किया था। नहीं, अब मैं रोटेट कर दूंगा, अब मैं अप्रैल चेक करूंगा क्योंकि पिछली बार मैंने मई चेक कर लिया था, या मई अप्रैल की सैंपलिंग कर लूंगा क्योंकि पिछली बार मैंने मई का किया था। तो रोटेशन कर देते हैं लोग, तो रोटेशन को एम्फेसाइज किया जाता है यहां पे। आ रहा है समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो 1 2 3 बार आ चुका है। सैंपलिंग रिस्क कैन लीड टू एरोनियस कंक्लूजन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा वही लिख पाएगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, बताइए। जो लोग अभी लाइव भी बैठे हो आप ही लोग बता दो, ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले बताओ सैंपलिंग रिस्क आपको समझ में आता है,
पहले सैंपलिंग रिस्क आपको समझाऊंगा और उसके बाद यह बताऊंगा कि एरोनियस कंक्लूजन कैसे हो सकता है। जो लोग भी अभी बैठे हो, चलो तुम लोगों से भी थोड़ी बात हो जाए। सैंपलिंग रिस्क समझ में आता है किसी बच्चे को? व्हाट इज सैंपलिंग रिस्क? हाँ, हो सकता है सैंपल जो हमें रिजल्ट दे एक्चुअली में वो रिजल्ट ना हो, क्योंकि सैंपल साइज तो बहुत छोटा होता है। भाई एक चीज बताओ, आपने इलेक्शन वाले आते हैं, 50 करोड़ वोटर है इंडिया में, मान लो, मुझे नहीं पता एग्जाम, 40 करोड़ वोटर हैं, और वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख डेटा उठाते हैं और उसके ऊपर एग्जिट पोल बना देते हैं कि इस बार किसकी सरकार। ये भी तो हो सकता है वो उल्टा पड़ जाए, कई बार उल्टा पड़ भी तो जाता है। तो कहता है कि सैंपलिंग रिस्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरा पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन 1000 लोगों का है, इसमें से मैंने सैंपल निकाला 100 का, इस 100 पे मैंने एपी लगाया। क्या लगाया? एपी, ऑडिट प्रोसीजर, और मुझे यहां पे मिस स्टेटमेंट मिला, मुझे यहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हुआ, मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इस सैंपल में ही मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलूंगा या पूरे पॉपुलेशन में? क्योंकि सैंपल तो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो मेरा जो कंक्लूजन होगा वो पूरे पॉपुलेशन पे होगा, ना कि सैंपल पे होगा। यस और नो? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इन 100 के अलावा मैं इन 900 को चेक करता तो वहां मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होता या नेग्लिजिबल होता। इसको कहते हैं सैंपलिंग रिस्क। ऐसा भी तो हो सकता था, अदरवाइज भी तो हो सकता था कि अगर मैंने 100 चेक किया और यहां मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अगर मैं बाकी 900 को चेक करता तो हो सकता है वहां मिस स्टेटमेंट होता। इसको कहते हैं कि कई बार जो हमारा सैंपलिंग रिस्क है ना, एरोनियस कंक्लूजन देता है, उल्टा दे गया ना कंक्लूजन। देखो, सैंपल के बेसिस पे मैं क्या बोल रहा हूं, मिस स्टेटमेंट है, लेकिन हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट इन टोटलिटी ना हो। इसी को कहते हैं एरोनियस कंक्लूजन। एरोनियस का मतलब जो हम कह रहे हैं ऐसा था नहीं, मिसलीड करने वाला है ना। तो बताइए, क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? सैंपलिंग रिस्क कैन लीड टू एरोनियस कंक्लूजन, समझ में आया? यस। कई बार जो सैंपलिंग रिस्क है ना, सैंपलिंग के साथ हमेशा ये रिस्क बना रहता है कि जो वो कंक्लूजन दे रहा है वो एरोनियस हो सकता है। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, मैंने 5 बच्चों से क्वेश्चन पूछा, 5 ने बता दिया, मैंने कहा वाह व्हाट अ बैच। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 95 में बैठे हो, बिल्कुल, है ना। तो ये हो सकता है कि ये रिस्क है, सैंपलिंग का यही रिस्क है कि वो एरोनियस रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, 5 ने कुछ भी नहीं बताया, मैंने कहा बकवास है, हो सकता है 95 को आता हो। दिस इज कॉल्ड रिस्क। आता है समझ में? बोलो सर, इतना तो समझ में आ जाता है, लिखें कैसे? आइए तो एक बार पढ़ लेते हैं। SF 530 ऑडिट सैंपलिंग डील्स विद, अब देखो जब भी कोई स्टैंडर्ड आए ना तो एक लाइन तो यही लिख देना कि वो इससे डील किस में करता है, उसका नाम लिख के। 530 डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ सैंपलिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। 530 डील करता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि अगर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर में सैंपलिंग को यूज करता है तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिलेशन में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हमें थ्योरी में ना 2-4 लाइन तो स्टैंडर्ड बना के चलना होता है कि हमको क्या लिखना है। हाउएवर, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सैंपलिंग इन ऑडिट प्रोसीजर्स देयर अराइज रिस्क ऑफ सैंपलिंग। Sampling risk may be defined as a risk that auditor conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population were subject to। अगर हम उस सारे पॉपुलेशन पे ऑडिट प्रोसीजर लगाते तो हो सकता है मेरा कंक्लूजन कोई और होता जो हमने सैंपल पे लगाया है उसके कंक्लूजन के कंपैरिजन में।
यही मेरा एरोनियस रिस्क है, यही मेरा एरोनियस कंक्लूजन का रिस्क है ड्यू टू सैंपलिंग। आता है समझ में? बोलो बच्चों। देखिए सैंपलिंग रिस्क, मेरे ख्याल से यही वाला टॉपिक रह गया था जब मैं आप लोगों को सैंपलिंग पढ़ा रहा था, सैंपलिंग रिस्क वाला। इसको मैं ना बुक से भी कल करा दूंगा, क्योंकि बुक्स में ना थोड़ा इससे इजी ड्राफ्टिंग है। इंस्टीट्यूट के जो आंसर होते हैं ना वो थोड़े टफ होते हैं। अब देखो ये इंस्टीट्यूट की ड्राफ्टिंग है, लेकिन किताब में जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग आपको सूट करेगी पढ़ने में। आइए देखो, सैंपलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन। देखिए एक होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक होगा टेस्ट ऑफ डिटेल। देखिए एक होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होगा टेस्ट ऑफ डिटेल। आओ देखो समझाता हूं कैसे। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, द कंट्रोल आर मोर इफेक्टिव देन दे आर एक्चुअली, और इन केस अ टेस्ट ऑफ डिटेल, देखो डिटेल भी साथ साथ दे दिया है, द मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम ना सैंपलिंग जो करते हैं ना वो कंप्लायंस प्रोसीजर में भी करते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी करते हैं। याद है किसी को कंप्लायंस प्रोसीजर? कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम। जब हम कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम वहां पे भी सैंपलिंग करते हैं। हम 100% इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं समझ सकते हैं, हम कुछ एरिया में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। अब सोचो मैंने कुछ एरिया में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया, समझा, और मुझे लगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है, जो कि हो सकता है कि मैं 100% चेकिंग करता तो ऐसा नहीं होता। यस और नो? In the case of test of control, that control are more effective than actually are। हो सकता है जितना मुझे सैंपल के बेसिस पे नजर आया एक्चुअली में उससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और टेस्ट ऑफ डिटेल में भी बताइए, मैंने सैंपल के बेसिस पे कहा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, जो कि इनफैक्ट होता अगर मैं सारा चेकिंग करता। द ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न विद this type of erroneous conclusion because its effect audit effectiveness and is more likely to lead inappropriate audit opinion। अब सोचिए मैं इस रिस्क, मेरे को अगर ये रिस्क है तो हमें इसको ना थोड़ा इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से। मैंने सैंपल निकाला और सैंपल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा था। अब सोचो क्या आप सैंपलिंग के बेसिस पे जजमेंट दे दोगे? आपको 1000 पॉपुलेशन था, 1000 पॉपुलेशन में से 1000 यूनिट से, टोटल यूनिट कितना था? 1000। उसमें से 100 को आपने सैंपल बनाया, 100 की चेकिंग कर ली, सब में गलती थी, 100 के 100 यूनिट में गलती थी। तो बताइए क्या सैंपलिंग के बेसिस पे रिपोर्ट दे दोगे या पूरा 1000 चेक करोगे? अब हम पूरा 1000 चेक करेंगे, बिकॉज सैंपल ना बड़ा डरावना रिजल्ट दे रहा है, वो तो हर वाउचर में गलती दिखा रहा है। तो बताइए इससे मेरी इफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। तो ऑडिटर ना सैंपलिंग रिस्क को इग्नोर नहीं करता, वो बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि याद रखिए वो ये हमारे सुनिए ये तो हो गया इफिशिएंसी। दूसरा सोचो उल्टा होता, 1000 में से मैंने 100 चेक किया, 100 में से 90 बिल्कुल ठीक थे। मैंने कहा वाह क्या बात है, मेरे पास टाइम तो था, मैं चाहता तो और भी चेक कर सकता था, लेकिन सैंपल ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि मेरे, तो बताइए, लेकिन हो सकता है गलत होता तो मेरे इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ा कि नहीं? मेरा ऑडिट इफेक्टिव नहीं हुआ। फिर मेरे पास टाइम पड़ा हुआ था, मैं चाहता तो और डिटेल ऑडिट कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि जो मेरा सैंपल है ना वो मुझे ऐसा रिजल्ट दे रहा है जिसमें मुझे क्या खुशी मिल रही है कि यार सैंपल तो बड़ा सही है। मैं चाहता तो 20 बच्चों से और क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन 5 बच्चों ने इतना बढ़िया जवाब दे दिया कि मैंने कहा वाह सबको आता होगा। बताइए मेरी इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन है कि नहीं? आता है समझ में? तो यही सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है यहां पे।
एक बार पढ़ भी लो, अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। कल लंच के बाद से U86 में फोन करके ना इंटीग्रेटेड केस स्टडी की हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। 56 पेज की 18 या 19 वो है इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, उसको 2-3 दिन में कवर कर लीजिएगा। पूरे मार्केट में वही 18 केस स्टडी चल रही है, तो आप उसमें को कवर कर लोगे तो आपके पेपर सेटर के पास भी वही होगा, उसी से ड्राफ्ट करेगा। क्योंकि जो आपका ऑडिट का पेपर 28 तारीख को है ना, उसमें मैंने 2 केस सिनारियो क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाए, और वो आपके पिछले 3-4 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं एमपीटी आरटीपी है वहीं से डाला हुआ है। देखिए अभी देखो, एक सैंपलिंग रिस्क आपने पढ़ा ना, कि सैंपल के रिजल्ट के बेसिस पे हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। सुनना ध्यान से, हम सैंपल के रिजल्ट के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन, रिस्क है कि नहीं है। और एक होता है नॉन सैंपलिंग रिस्क। यार ये क्या होता है? नॉन मतलब सैंपलिंग नहीं भी किया तब भी रिस्क। यस, ह्यूमन मिस्टेक, गलती से कुछ छूट गया, कुछ गलती से छूट गया, ये भी तो मिस्टेक है। यार पीडीएफ बहुत पहले भेज दिया होगा आकाश, इंटीग्रेटेड केस स्टडी का पीडीएफ तो बहुत पहले आ गया होगा, ये तो मैं श्योर कर रहा हूं, वो तो बहुत पहले आ गया होगा। आप चेक कर लेना, नहीं तो मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट पीडीएफ तो बहुत पहले इंटीग्रेटेड केस स्टडी का आ चुका होगा आपके पास, जब एमसीक्यू शेयर किया गया होगा तभी आ गया होगा। जब एमसीक्यू शेयर किया गया होगा ना तभी आ गया होगा। तो देखिए, नॉन सैंपलिंग रिस्क, जहां हमने सैंपलिंग नहीं किया वहां पे भी रिस्क है, जैसे ह्यूमन मिस्टेक। सोचो, आपने कहा मैं सैंपलिंग नहीं करूंगा, 100% चेकिंग करूंगा, तब भी तो तुमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। मिस इंटरप्रेटिंग द सैंपल रिजल्ट, अगर सैंपल ने जो रिजल्ट दिया उसको मैं सही से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया, तो बताइए ये सैंपलिंग रिस्क है या नॉन सैंपलिंग? नॉन सैंपलिंग। तुमको डेटा ही समझ में नहीं आया, तुमको डेटा इंटरप्रेट करना ही नहीं आया। अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट एप्रोप्रिएट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, आप जो प्रोसीजर लगा रहे हो वो किसी पर्टिकुलर ऑडिट के लिए एप्रोप्रिएट ही नहीं है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वाउचिंग में वेरिफिकेशन के एजर्शंस चेक कर रहे हो, या वेरिफिकेशन में वाउचिंग के एजर्शंस को चेक कर रहे हो, तो बताइए ये रिस्क नहीं है? या फिर आप किसी एरोनियस इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर लेते हो, किसी गलत इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके कोई जजमेंट या डिसीजन ले लेते हो, बताइए ये नॉन सैंपलिंग रिस्क है कि नहीं? सिर्फ याद रखिएगा, ऑडिट में सिर्फ सैंपलिंग रिस्क ही नहीं होता है, नॉन सैंपलिंग रिस्क भी होता है। जैसे ह्यूमन एरर है भाई, इंसान जहां काम करेगा गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है डेटा को इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो जाए, ऑडिट प्रोसीजर में अच्छे सही से ना लगाऊं और जिसकी वजह से मुझे एविडेंस अच्छा ना मिले, या ये भी तो हो सकता है कोई गलत इंफॉर्मेशन पे मैं रिलाई कर लूं। यस और नो? एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का, सुना है स्ट्रेटिफाइड? जब डेटा, ठीक है, तो ऑडिट का मैं भेज दूंगा, अगर ऑडिट का नहीं है तो ऑडिट का मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, कल शेयर कर दूंगा। अभी तो देखता हूं, अगर क्लास के बाद में अरेंज कर पाया तो अभी भेज दूंगा, नहीं तो कल भेज दूंगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि जो ऑडिट का जो इंटीग्रेटेड केस है ना, वो पीडीएफ नहीं है उसका, मैं देख लूंगा, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भेज दूंगा।
स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एक हेट्रोजीनियस डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा को होमोजीनियस बनाना ही स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप सेल्स को चेक कर रहे हो और सेल्स 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक है, तो मुझे बताइए मैं सैंपल कैसे सिलेक्ट करूं यार? यहां तो बहुत वेरी कर रहा है ना, एक छोटा सेल 100 रुपए का और बड़ा सेल्स 1 लाख का, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुपिंग कर दूंगा, 1 से लेके 10,000 का एक ग्रुप बना दूंगा, 10,000 से ऊपर और 40,000 तक का एक ग्रुप बना दूंगा, 40,000 से ऊपर 80,000 का एक ग्रुप बना दूंगा, 80 से ऊपर 1 लाख का, और हर ग्रुप से कुछ कुछ सैंपल सिलेक्ट कर लूंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम हेट्रोजीनियस डेटा हमारे सामने होते हैं। होमोजीनियस डेटा के टाइम पे हमें स्ट्रेटिफाइड करने की जरूरत नहीं है। जब डेटा हेट्रोजीनियस होता है तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करनी पड़ती है। देखिए, दिस मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इनटू फ्यू ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा। और जितने हम ग्रुप बनाएंगे ना, उस ग्रुप को कहा जाता है स्ट्रेटा। जैसे मान लो मैंने 1 से लेके 10,000 का एक ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड करना, लेकिन जो ये ग्रुप बनाना ये स्ट्रेटा है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटा, है ना? आता समझ में? देखिए, एंड टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ देम, और सब में से मैं क्या करूंगा? सैंपल सिलेक्ट करूंगा। ईच स्ट्रेटम is treated as if it is a separate population and proportionate item are selected from each of stratum। इसी को हम stratum भी कहते हैं। तो जब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, तो हर ग्रुप को हम एक अलग पॉपुलेशन मानते हैं और वहां से फिर सैंपल सिलेक्ट करते हैं। बताइए ये काम हम कब करेंगे? जब पॉपुलेशन कैसा हो? हेट्रोजीनियस। The groups into which the whole population is divided is determined by auditor on the basis of his judgment. The entire expense voucher may be divided into, देखो जैसे नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। आपसे भी देखो एग्जाम में ना 5 नंबर का पूछा है और इसका आंसर सिर्फ 3-4 लाइन का है, तो हमें एग्जाम्पल दे के अपने आंसर को बढ़ाना ही पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या किया, 1 लाख से ऊपर का वाउचर अलग कर लिया, 25 से लेके 1 लाख का एक में कर दिया और 25 से नीचे वाले का एक में कर दिया। द ऑडिटर कैन देन डिसाइडेड टू चेक ऑल वाउचर। बताइए 1 लाख से ऊपर वाले को हम सारा चेक करेंगे क्योंकि हाई वेटेज है, मटेरियल है। 25 और 1 के बीच में 50% और 25 से नीचे वाला जो है सिर्फ 25% चेक करेंगे। बताइए इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड करना। अपने हेट्रोजीनियस डेटा को आपने क्या कर लिया? आपने होमोजीनियस बना लिया, स्ट्रेटिफाई कर लिया। चलिए आता है समझ में? ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? द रीजनिंग बिहाइंड द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज दैट फॉर अ हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन weight should be allocated to reflect these differences. This is achieved by selecting different proportion from each state. कि भाई जितना बेहतर, बताइए जितना हमारा पॉपुलेशन, जितना हमारा सैंपल हमारे पॉपुलेशन के वाइडनेस को कवर करेगा, रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। आता है समझ में? बोलिए। चलिए हैपेजार्ड सैंपलिंग सुना है आप लोगों ने? हैपेजार्ड सैंपलिंग ये भी एग्जाम में आता है। कोई सैंपलिंग का मेथड नहीं, अपनी मर्जी। हैपेजार्ड अपनी मर्जी से, ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का एक टाइप है। ये हैपेजार्ड कहीं से भी उठा लो। जैसे आप जाते हो दुकान पे और कहते हो भैया थोड़ा दिखाना आपका काजू कैसा है,
तो आप कहीं से भी उठा लेते हो, है ना। तो कहीं से भी उठा लिया, वही क्या है, हैपेजर्ड सैंपलिंग, हैपेजर्ड सैंपलिंग। देखिए अब इसने हैपेजर्ड सैंपलिंग बोला ना, ये तो 2 लाइन का है, तो इसने क्या किया, ऑडिट सैंपलिंग को पहले डिफाइन कर दिया, क्योंकि लिखना है ना आपको, कुछ कंटेंट तो देना ही है। अब 2 लाइन 3 लाइन में हैपेजर्ड सैंपलिंग खत्म हो जाएगा, तो कैसे जस्टिफाई होगा। देखो इसने पूरा पैरा किसमें दिया, ऑडिट सैंपलिंग का डिफाइन कर दिया। फिर बोला इन केस ऑफ हैपेजर्ड सैंपलिंग सैंपल आर सिलेक्टेड विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक। कोई टेक्निक नहीं है भाई, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, अपनी मर्जी से जैसे मन कुछ डेटा पिक कर लिया। आता है समझ में। ऑल्दो नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज, द ऑडिटर वुड नॉनलेस अवॉइड एनी कंसिस्टेंस बायस। लेकिन फिर भी बायसनेस नहीं होता। अब सोचो, आप काजू में से कुछ डेटा सिलेक्ट कर लिया, आपने कुछ काजू उठा लिया, तो आप बायस थोड़ी ना थे। हाँ, आपने कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया, लेकिन आपने कहीं से भी उठा लिया, तो सारे पॉपुलेशन में से सिलेक्शन का चांस तो सबका ही था, आप कहीं से भी उठा सकते थे। तो कहता है कि सुनो, चाहे ये हैपेजर्ड सैंपलिंग क्यों ना है, चाहे एक स्ट्रक्चर टेक्निक क्यों ना यूज नहीं किया गया हो, लेकिन यहां पे भी ऑडिटर इस बात का ध्यान रखता है कि जो सैंपल लिया जाए ना, वो अनबायस हो, बायस ना हो। हैपेजर्ड सिलेक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अगर हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कर रहे हैं तो हैपेजर्ड वहां नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल में तो हम क्या करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाते हैं, फार्मूले लगाते हैं, तो वहां पे हैपेजर्ड काम नहीं आएगा। इट मे बी एक्सेप्टेड एज अल्टरनेट टू रैंडम सैंपलिंग प्रोवाइडेड ऑडिटर अटेम्प्ट टू ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन विदाउट एनी। तो कहता है कि देखिए ये वहां पे फॉलो होता है जहां पे कोई स्टैटिस्टिकल ना लग पाए, कोई स्टैटिस्टिकल प्रोविजन ना लग पाए सैंपल सिलेक्शन का, तो हैपेजर्ड कर लो। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो सैंपलिंग का एसेंस है, बताइए सैंपलिंग का क्या एसेंस है, कि आपका जो सैंपल हो वो पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो यहां पे भी आपको फॉलो करना है। जुलाई 21 में 4 नंबर का आया है, 2023 में भी आना चाहिए। मार्क करिए इस चैप्टर से मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सुनिए, अब इसको ना एक छोटा सा, इसको भी ना लोग कहते हैं स्टेट क्वेश्चन नहीं आया था। अरे ध्यान से पढ़ो, स्टेट ही है। सीए बी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ मेसर्स डिवाइन फार्मेसी, a wholesale medicine supplier. While auditing for the financial year 21-22, CAB want to use test checking technique. What is test checking? Sampling. Sampling का ही दूसरा नाम है test checking. Advise CAB what kind of precautions should be taken by him in this regard. याद रखिए, हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि सैंपलिंग करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। Precautions to be taken while adopting sampling as audit procedure. देखो ध्यान से, जो जो आप याद रख सकते हो मैं वही बता रहा हूं। क्या बताइए, बिना उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी किए बिना हम सैंपलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल पे हमारा रिलायंस कितना होगा उसी के बेसिस पे सैंपलिंग होगा, मेरा सैंपल का साइज उसी के बेसिस पे होगा। यस और नो। हर एरिया सैंपलिंग के लिए नहीं होता, आपको याद रखना है एरिया विच आर नॉट सुटेबल फॉर सैंपलिंग, जैसे लीगल कंप्लायंसेस। क्या आप लीगल कंप्लायंसेस 100% चेक करोगे या सैंपलिंग करोगे? तो प्लीज ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन
ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर, जो अनयूजुअल नेचर के ट्रांजेक्शन है, जो रिकरिंग नहीं है, वहां सैंपलिंग नहीं होती है। वो तो हमें जानबूझ के अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि वो रिपीटेटिव ट्रांजेक्शंस नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग फॉर सैंपलिंग मेथड टू बी यूज एंड। अब देखिए, आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा सैंपल का मेथड आपको यूज करना है, स्टैटिस्टिकल यूज करना है या नॉन स्टैटिस्टिकल यूज करना है। और आपको अपने स्टाफ को प्रॉपर समझा के भेजना है कि वो कौन सा सैंपल मेथड यूज करेगा। सैंपल साइज शुड बी एप्रोप्रिएटली डिटरमाइंड। सैंपल साइज कितना रखना है, इसकी सावधानी आपको बरत के चलनी है। सैंपल शुड बी चूजन इन अनबायस्ड वे। आपका जो सिलेक्शन होगा वो अनबायस होना चाहिए। एरर लोकेटेड इन द सैंपल शुड बी एनालाइज प्रॉपरली। अब मान लीजिए आपने सैंपल का ऑडिट कर लिया और जितना सैंपल बताइए, जितना हमने सैंपल सिलेक्ट किया है उसका तो हम 100% ऑडिट करते हैं। जितना सैंपल हमने सिलेक्ट किया है उसका ऑडिट तो हम 100% करते हैं। अगर वहां कोई एरर पकड़ में आया है, कोई मिस स्टेटमेंट पकड़ में आया है, तो उसका जो एनालिसिस होगा ना, वो आप प्रॉपरली करिएगा और देखेंगे क्या वो टॉलरेबल है या टॉलरेबल। अगर नहीं टॉलरेबल है तो आप अपना ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाइए और डिटेल में चेकिंग करिए। आता है समझ में? बोलिए। तो ये कुछ क्वेश्चन से फिर कल मैं एक बार किताब से इसको फटाक से रिवाइज करवा दूंगा और कल हम लोग इससे 700 की सीरीज और कर लेंगे। जितना कर पा रहे हैं उतना कर लेंगे रिवीजन। 700 की सीरीज और कर लेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही पैकअप कर देते हैं। लंच के बाद कल शाम तक एक बार कोरिलेट करके वो इंटीग्रेटेड केस ले लेना, वो पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में आता है, करना जरूरी है, ठीक है?